डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि पानी का एब्जॉर्प्शन अवशोषण कैसे होता है, उसके क्या मार्ग हैं। उसमें आपने देखा था कि पानी जल जो होता है सॉइल से सबसे पहले रूट एयर में आता है, रूट एयर में आने के बाद एपिडर्मिस में आता है, एपिडर्मिस में आने के बाद कॉर्टेक्स में आता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से जाइलम। ये वाटर एब्जॉर्प्शन के पाथ या रास्ते थे। आज हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है। तो दोस्तों, जल अवशोषण की क्रियाविधि विसरण और परासरण पर आधारित होती है। दो ही फोर्स होते हैं, एक तो जड़ों के अंदर उत्पन्न होते हैं और एक जड़ों के बाहर होते हैं। सिंपली कहें कि एक तो जिसमें जड़ें एक्टिव रूप से पार्ट लेती है और एक वो जिसे जड़ें एक्टिव रूप से पार्ट नहीं लेती है। तो इसके बेस पे वाटर एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्दर, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन divided into two types, osmotic theory or non-osmotic theory, यानी osmotic water absorption and non-osmotic water absorption। अब फर्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इस टाइप का वाटर एब्जॉर्प्शन जिसमें जड़ें एक्टिव रूप से पार्ट लेती है उसे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें दो थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट है ऑस्मोटिक थ्योरी, परासरणीय सिद्धांत, ऑस्मोटिक थ्योरी या परासरणीय सिद्धांत। अब हम इसमें देखते हैं परासरणीय सिद्धांत किस तरह से होता है। आप ये सभी जानते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वह केशी के सिद्धांत, कैपिलरी वाटर का अवशोषण होता है। कैसे होता है? जैसे ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, इसके अंदर जो ओपी होता है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होगा 8 एटमॉस्फेयर और ये होगा सॉइल वाटर इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ओपी होगा, ओपी है ओनली 1 एटमॉस्फेयर। तो ज्यादा ओपी कहाँ है? बोले ज्यादा ओपी रूट एयर में, रूट एयर के साइटोप्लाज्म में। कम ओपी कहाँ है? तो आपने कहा कि भाई कैपिलरी वाटर या सॉइल वाटर का कम ओपी है। ओपी यानी परासरण दाब। तो परासरण दाब, कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब या कम ओपी से अधिक ओपी की ओर पानी चला जाता है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन यहां हुआ। तो ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनी, ये कहाँ बनी थी? रूट एयर की सेल में बनी थी। इसीलिए इसको हमने बोला एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ये हमेशा जो है ऑस्मोसिस के बेस पर किया जाता है, ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा होता है। सेकंड है नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन सा है? नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, अपरासरणीय जल अवशोषण का सिद्धांत। नॉन ऑस्मोटिक है, इसका मतलब इसमें ऑस्मोसिस का तो कोई रोल होगा नहीं, ऑस्मोटिक कोई काम करेगा नहीं। ऑस्मोसिस के विपरीत भी इसमें जल का अवशोषण हो सकता है, यानी कि ऑस्मोसिस जो थ्योरी है उसके अपोजिट वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होगा? जैसे ये रूट एयर है, ये रूट एयर है और ये वाटर है। मान लीजिए वाटर की कंसंट्रेशन इस साइटोप्लाज्म से अधिक है, इसका मतलब ऑस्मोसिस तो एक्स ऑस्मोसिस होना चाहिए, तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमने कहा जो रूट की सेल्स होती है, इस सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है जिससे एटीपी उत्पन्न होता है, एटीपी उत्पन्न होता है। और ये एटीपी फोर्सली वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम होता है। तो इस प्रकार का वाटर एब्जॉर्प्शन जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें एटीपी मेटाबॉलिक क्रिया के फल से उत्पन्न होते हैं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, कहाँ हो रही है? तो आप कहेंगे भाई रूट हेयर के सेल्स में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव मींस इसमें रूट एक्टिवली पार्ट लेती है। दूसरा होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इस प्रकार का वाटर एब्जॉर्प्शन जिसमें रूट पार्ट नहीं लेती है, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी फोर्सेस होते हैं वो रूट में नहीं होते, रूट के बाहर होते हैं।
तो इन दिस टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन all forces which responsible for the water absorption are produced outside from the root. It is transpiration और वाष्पोत्सर्जन। इसमें जड़ें तो बाहर नहीं लगी। अब ये वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? लीफ में होता है। तो लीफ तो रूट का पार्ट ही नहीं है। अब ये देखिए किस तरह से होता है। मान लीजिए ये लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट एयर है। लीफ से पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। जैसे ही पानी बाहर निकलेगा यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे आप प्रेशर उत्पन्न होगा। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा स्टेम के जाइलम से, स्टेम जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा रूट के जाइलम से, और रूट जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसमें जो प्रेशर उत्पन्न हुआ वो कहाँ हुआ? ये लीफ में उत्पन्न हुआ। वो कौन सा है? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। क्या इसमें रूट ने एक्टिवली पार्ट लिया? इसमें रूट ने एक्टिवली पार्ट नहीं लिया। तो इस प्रकार का वाटर एब्जॉर्प्शन जिसमें जड़ें सक्रिय रूप से या एक्टिवली पार्ट नहीं लेती है, इसमें जितने भी फोर्सेस होते हैं जड़ों के बाहर उत्पन्न होते हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन, तो इस प्रकार के अवशोषण को हम कहेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें रूट काम में नहीं आ रही है। काम में क्या आ रहा है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन काम में आ रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन? एक्टिव और पैसिव या सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या अंतर है? तो देखो, सक्रिय जो जल अवशोषण होता है इसमें जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में जड़ें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती। सक्रिय जल अवशोषण में जो भी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो फोर्सेस सारे रूट की सेल में जड़ों की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जबकि पैसिव में रूट सेल में नहीं होते। ये किसके द्वारा होते हैं? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के द्वारा होते हैं। एक्टिव जो होता है इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। आपने देखा ना, मेटाबॉलिक क्रियाओं से एटीपी बनते हैं, तो एटीपी की आवश्यकता बनती है। ट्रांसपिरेशन में किसी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां तो फोर्स कौन सा है? पैसिव फोर्स पे। इसमें ट्रांसपिरेशन फोर्स जो होता है, इसमें एक्टिव के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन के बेस पर होता है। देखो बच्चों, ये एटीपी काम कैसे करेगा? जैसे मान लो ये रूट है और ये रूट एयर है ना। अब एक एग्जाम्पल देखो आप, एक मोटर है, पानी की मोटर, वो नल से पानी को खींचती है। पानी आता नहीं है, पानी को खींचती, जबरदस्ती लेती है। ऐसे ही जो रूट एयर है उसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, कोशिकाओं में एटीपी बनते हैं। यहाँ सॉइल वाटर है, ये एटीपी बाय फोर्स इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एटीपी बना कहाँ पे था? भाई सेल्स के अंदर ही तो बना था, इसीलिए इसको एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन इसके नोट्स में आपको सेंड कर चुका हूँ। क्वेश्चन भी मैं आपको उसमें दे चुका हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में। एक पढ़ा था माइकोराइजा। माइकोराइजा ये पाइनस की जड़ है। किसकी जड़ है? पाइनस की। अब पाइनस बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसमें रूट हेयर भी इतने डेवलप नहीं होते। पेड़ बड़ा, रूट हेयर डेवलप नहीं, पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो इसके अंदर एक फंगस होती है, ये फंगस आके एसोसिएशन बनाती है। तो एसोसिएशन बिटवीन रूट एंड फंगस, रूट एंड फंगी नोन एज माइकोराइजा। इसमें माइकोराइजा में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ये किसके द्वारा होता है? फंगी के द्वारा होता है। फंगी वाटर एब्जॉर्ब करके रूट को प्रोवाइड कराता है, बदले में रूट क्या करती है? इसको थोड़ा बहुत भोजन दे देती है और रहने के लिए स्थान दे देती है, तो दोनों का काम चल जाता है। तो ये एक अलग है माइकोराइजा। इसमें आप नोट्स में अलग से टॉपिक दे रखा है माइकोराइजा। तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइकोराइजा? तो माइकोराइजा आप पढ़ना, इसमें अच्छी तरह से उसको पढ़ना। क्वेश्चन आप पुट अप करिए
ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तैयारी कर ही नहीं रहे, ठीक है, तो आप इसमें तैयारी कीजिए ताकि मुझे भी पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस तरह से कर रहे हैं। मैं अपना लेसन उसी हिसाब से दूंगा। जो भी मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ उसकी समरी करिए, बाकी स्कूल ओपन होने के बाद में मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।